सुनिए जी, आप इस बार की छुट्टी में आए हैं ना, भले 4 दिन ज्यादा रुक कर जाना, लेकिन माँ बाबूजी को समझा कर जाना। अरे नेहा, पहले घर तो चलो। घर तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन मैं बताई देती हूँ आपको, आप कह दो माँ बाबूजी से कि वो अपने लाडले की जल्दी से जल्दी शादी कर दे, ताकि मुझे इस घर गृहस्थी और माँ बाबूजी की सेवा से छुट्टी मिले और मैं आपके साथ जाकर शहर में रहूँ। लेकिन नेहा, विमल की अभी नौकरी नहीं लगी है और बिना नौकरी के बताओ कौन अपनी बेटी देगा उसे। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। पिछले 6 सालों से आप मुझसे यही कहते आ रहे हैं कि एक बार विमल की शादी हो जाए तो मैं आपके साथ आकर रहूंगी। ऐसे ही करते करते 7 साल बीत गए और 7 साल फिर बीत जाएंगे, फिर बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी। अरे हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे? आप चलिए और चलकर माँ बाबूजी से बात कीजिए। मैं कुछ नहीं जानती बस। भले आप इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जब हमारा रिश्ता पक्का हो रहा था तब मेरे दादा दादी ने कहा था कि हम तो उसी घर में अपनी बेटी ब्याहेंगे जहाँ पति पत्नी साथ में रहें। तब आपके माँ बाबूजी ने भी हामी भरी थी, कहा था कि हाँ, जहाँ हमारा बेटा रहेगा वही हमारी बहू रहेगी। लेकिन ऐसा कहते कहते 7 साल बीत गए और माँ जी बाबूजी अपनी कही हुई बातों को भूल गए। नहीं नेहा, माँ बाबूजी कोई भी बात नहीं भूले हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चली जाओगी तो माँ बाबूजी की देखरेख कौन करेगा, और मैं नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। न तुम नौकरी छोड़ सकते हो और न ही अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। अरे मुझे तो लगता है तुम खुद ही नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आकर रहूं। लगता है तुम्हें भी अच्छा ही लगता है मुझसे दूर रहना। अरे नेहा, तुम तो बेकार में बिगड़ रही हो। अरे भला किसे अच्छा लगेगा अपने हाथ से बनाना खाना, अपने कपड़े खुद ही धोना, लेकिन क्या करूं, थोड़ी सी मजबूरी है, समझो ना। बस एक बार विमल की शादी हो जाए तो मैं वादा करता हूँ तुमसे कि जैसे विमल की शादी होगी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। शादी होगी, शादी होगी। अरे शादी के लिए कुछ आगे बातचीत करोगे तभी तो शादी होगी। मैंने कहा ना, विमल की नौकरी तो लग जाने दो। अभी तो फिलहाल घर चलो, चिंकी हमारा रास्ता देख रही होगी। और माँ बाबूजी के साथ साथ आप विमल को भी समझाओ। अरे 26-27 की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी कॉपी किताब के पीछे उलझे रहते हैं। ऐसा नहीं कि अब अपनी पढ़ाई रोककर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। पढ़ कर बस डिग्रियों का ढीक लगा कर रखे हैं, लेकिन वह डिग्रियां कोई काम नहीं आ रही है। नेहा, सब कुछ हो जाएगा ना। अभी अभी तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है, अब नौकरी ढूंढने में 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। 1-2 साल? 1-2 साल की बात मत करना माँ बाबूजी के सामने। साफ साफ कह देना कि 1 साल के अंदर ही विमल को नौकरी भी ढूंढनी होगी और शादी भी करनी होगी, वरना मैं सच बता रही हूँ, आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए 1 साल के अंदर तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और वहीं जाकर रहूंगी। और जब आप अपने घर आएंगे ना, तब मैं आपसे मिलने आऊंगी। समझ गए ना आप? हाँ नेहा, मैं सब कुछ समझ गया। ठीक है ना, हम घर पहुंचकर आराम से बैठकर बात करते हैं। पता है कितना आराम से बात करते हैं। अरे 2 मिनट इधर मेरे साथ बैठते नहीं, उधर माँ बाबूजी बुलाने लगते हैं। कहते हैं कभी इस मैटर पे बात करना है, कभी उस मैटर पर बात करना है, लेकिन वास्तव में जिस मैटर में बात करना चाहिए उस मैटर पे तो आप लोग कभी बात करते ही नहीं है। ठीक है बाबा, मैंने कहा ना कि मैं आज ही माँ बाबूजी से बात कर लूंगा। अब तुम थोड़ा हंस भी दो, जब से आया हूँ तब से तुम बस मुंह बनाकर बैठी हो। नहीं, पहले बात करो माँ बाबूजी से, उसके बाद ही मैं हंसूंगी और उसके बाद ही आपसे प्यार से बात करूंगी। ये नवीन और नेहा की शादी को 7 साल हो चुके हैं। नवीन एक विद्युत विभाग में सरकारी एम्प्लॉय है। नवीन की नौकरी अपने घर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। घर से रोज अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नवीन वहीं रहकर अपनी नौकरी कर रहा है। लेकिन उसने अपनी पत्नी नेहा को अपने घर में ही छोड़ रखा है, क्योंकि नवीन के माता पिता को अभी देखभाल की जरूरत है, क्योंकि नवीन के भाई विमल की अभी शादी नहीं हुई है। और नेहा के गुस्से का बस यही कारण है कि वह अब तक अपने ससुराल में ही रहकर सास ससुर की सेवा कर रही है और पति से दूर है, इसलिए वह हमेशा अपने सास ससुर से नाराज रहती है कि उन लोगों की वजह से वह अपने पति से दूर रहती है। अरे बेटा, आ गए तुम लोग? हाँ बाबूजी। मैंने कहा कि यहीं बैठकर माँ बाबूजी से बात कीजिए आप विमल की शादी की। क्या हुआ बहू, कुछ कहा तुमने? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ बाबूजी, अब हम लोगों को विमल की शादी के बारे में सोचना चाहिए, अब उसकी उम्र भी हो रही है। हम भी तो चाहते हैं बेटा कि अब विमल की शादी हो जाए, लेकिन तू ही बताना, ऐसे बेरोजगार लड़के को कौन अपनी बेटी देगा? कौन सी ऐसी लड़की है जो बेरोजगार लड़के से शादी करने को तैयार हो जाएगी? लेकिन माँ, 26-27 की उम्र होने लगी विमल की, और इस उम्र में तो आपको पता ही है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, अपनी घर गृहस्थी संभाल लिया था, और मेरी शादी तो 25 की उम्र में ही हो गई थी। बेटा, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती ना। अब विमल प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। हाँ बेटा, अब हम कर ही क्या सकते हैं? अब उसके ऊपर हम ज्यादा दबाव भी तो नहीं बना सकते, और सीधी सी बात है, जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक तो शादी होना पॉसिबल नहीं है। भैया, मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई अच्छी नौकरी मुझे मिली नहीं। हाँ विमल, मैं जानता हूँ मेरे भाई कि तू प्रयास कर रहा है, और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। जल्दी तुझे कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। भैया,
बस एक बहुत अच्छा मौका है मेरे पास। मैंने लिखित परीक्षा तो पास कर ली है, अगले महीने मेरा इंटरव्यू है। अगर मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया तो फिर मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। चलो अच्छा है, अगर तुम्हारी नौकरी वहाँ पक्की हो जाती है तो मैं अगले महीने छुट्टी लेकर आता हूँ। उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने चलेंगे। ठीक है भैया। नवीन 2 दिनों के बाद वापस चला जाता है, लेकिन यार विमल बेचारा बहुत परेशान रहता है, क्योंकि विमल की भाभी उसे हर रोज ताने मारती थी कि अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी, अभी तक इस उम्र में उसकी शादी नहीं हुई। और यह सब विमल के माता पिता भी सुनते थे। उन्हें भी यह सब सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वह बहू से कुछ नहीं कह सकते थे। अरे मम्मी, आप ये गलती मत करना। आप तो जल्दी से विक्की भाई की शादी के बारे में सोचिए। उसे तो अब नौकरी भी लग गई है, वरना अच्छी लड़कियां मिलती नहीं है। मम्मी, आप विक्की के ऊपर जिम्मेदारी डालिए। अरे वरना वह भी बिल्कुल बेपरवाह हो जाएगा। अब आजकल के कई लड़कों को ही देख लो, 26-27 की उम्र में जब बाल बच्चे खिलाने की उम्र में होती है तो वह कापी किताबी में उलझे रहते हैं। ना ही उन्हें अपने करियर की चिंता होती है और ना ही अपने घर गृहस्थी की। हाँ माँ, आप लड़की देखना शुरू तो कीजिए, क्यों नहीं मिलेगी। मेरा भाई कितना हैंडसम है, अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी है उसके पास। भला उसे कौन अपनी लड़की नहीं देगा। हाँ, अगर वो भी बेरोजगार होता तो उसके लिए भी लड़की मिलने में बहुत दिक्कत होती। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं। बहू, तुम ऐसा क्यों कहती हो? अरे अगर कोई बात है तो हमसे कह दिया करो, लेकिन विमल के सामने मत कहा करो। बेचारा कितना नर्वस हो जाता है। अरे ये सब उसके हाथ में तो नहीं है ना, दिन रात कोशिश तो कर रहा है वो। ये भी कोई बात हुई माँ जी? मैंने विमल से क्या कहा है? मैं तो अपने भाई की चिंता कर रही थी और अपनी मम्मी को समझा रही थी कि वह कोई गलती ना करे और सही उम्र में भाई की शादी कर दे। अब इसमें विमल को बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं? और वैसे भी अगर बुरा भी लगे तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरी बातों से ही सही उसे अपने भविष्य की चिंता तो होगी। अपनी घर गृहस्थी के बारे में सोचेगा तो 26-27 की उम्र होने लगी है। उसके चक्कर में मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आप लोगों के साथ हूँ। अगर तुम्हें इस बात का इतना ही मलाल है तो चली जाओ ना बहू, हम लोग अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। वैसे भी अभी ईश्वर की दया से हमारे हाथ पर सलामत है। हाँ, मेरा बस चलता तो मैं चली भी जाती। सही तो बात है, आपके हाथ पर कोई इतने कमजोर भी नहीं हुए हैं, लेकिन आपके लाडले के सामने मेरी कहाँ चलती है। वह आपसे ज्यादा मेरी परवाह तो करते नहीं है। क्यों मेरे बारे में सोचेंगे? उन्हें तो हर समय बस आपके और बाबूजी की चिंता लगी रहती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ बहू, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो नवीन से कई बार कहा है कि वो हमारी चिंता ना करे और बहू को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन वो सुनता ही नहीं। ये सब दिखावा है, मैं सब जानती हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि मैं यहाँ रहकर आप लोगों की सेवा करती हूँ। अरे कौन नहीं चाहेगा कि उन्हें गर्मा गर्म आराम से बैठे ठाले खाना मिल जाए, अपनी मनपसंद पकवान मिल जाए। हर किसी को यह सब खाने का लुत्फ उठाना अच्छा ही लगता है। बहू सिर्फ हमें खाना बना कर देती है, उसमें भी एक ही टाइम रोटी सेकती है, फिर भी हमें कितना सुनाती है। क्या मैं बैठे रहती हूँ? मैं भी तो घर का कितना सारा काम करती हूँ। हे भगवान, तू ही पार लगा मेरे विमल को, कोई अच्छी सी नौकरी लगवा दे प्रभु, ताकि वह जल्दी से शादी कर ले और मुझे भी बहू के तानों से छुट्टी मिले। अरे मैं तो जैसे तैसे सह भी लेती हूँ, लेकिन जवान लड़का वो अपनी भाभी से ऐसे ताने कैसे बर्दाश्त करता होगा? अरे क्या आता होगा उसके मन में? तुम चिंता मत करो देवकी, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हमारा विमल तो इतना होनहार है, देर से ही सही लेकिन उसे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरा दिल कहता है। हाँ जी, यह तो मैं भी जानती हूँ। आज नहीं तो कल कोई अच्छी सी नौकरी हमारे विमल को जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो उसकी भाभी के ताने हैं वह उसे बहुत दुखी करते हैं। बेचारा कुछ कहता नहीं, लेकिन वो अंदर से टूटता जा रहा है। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीने भी बीत जाते हैं और वह दिन भी आ जाता है जब विमल के परीक्षा का परिणाम आने वाला था। दोपहर का वक्त था। प्रमोद जी और देवकी जी हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उधर से विमल हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर घर में प्रवेश करता है। अरे बेटा, क्या हुआ? किस खुशी में तू मिठाई लेकर आया है? क्या तेरी नौकरी लग गई? हाँ पापा, मेरी नौकरी लग गई है। क्या क्या सच में बेटा? तू इंजीनियरिंग की परीक्षा में पास हो गया क्या? हाँ माँ, जैसी नौकरी मैं चाहता था बिल्कुल मेरे मन मुताबिक नौकरी मिली है मुझे। लीजिए ना माँ, मुँह मीठा कीजिए। चलो अच्छा है, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। अब बाबूजी, माँ जी, जल्दी से आप विमल के लिए लड़की देखना शुरू कर दीजिए। अब तो विमल बेरोजगार नहीं है ना, अब तो कोई भी अपनी बेटी दे सकता है इन्हें। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, अब तो बहुत ही धूमधाम से मैं अपने विमल की शादी रचाऊंगी। विमल की नौकरी की खबर सुनने के बाद भी नेहा के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। उसने बल्कि आज भी ताने मारे, लेकिन आज पहली बार विमल के ऊपर भाभी के तानों का कोई असर नहीं हुआ और ना ही विमल के माता पिता में। 1 महीने बाद विमल ने अपनी ज्वाइनिंग भी ले ली और विमल के माता पिता अब विमल के लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश में थे। इधर नवीन भी छुट्टी लेकर आ जाता है और अपने माता पिता के साथ मिलकर विमल के लिए अच्छी लड़की की तलाश करता है और जल्द ही उनकी तलाश पूरी भी हो जाती है। विमल का रिश्ता एक बहुत ही साधारण परिवार की बेटी जो कि पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुसंस्कारी और गुणवान भी थी, जिसके साथ तय होता है और जल्द ही राधिका और विमल की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है।
जब राधिका बहू बनकर अपने ससुराल आती है तो वह देखती है कि उसकी जेठानी का व्यवहार बहुत अलग था उसके प्रति। नेहा देवर की शादी के दूसरे दिन के बाद ही अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन देवकी जी चाहती थी कि नेहा अपनी देवरानी के साथ कुछ दिन रहकर उसे घर के कामकाज समझा दे। लेकिन नेहा इस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर नेहा यहाँ और कुछ दिन रुकती तो उसे घर के कामकाज संभालने पड़ते। और इस तरह नेहा का ऐसा व्यवहार राधिका को बहुत अजीब लग रहा था। माँ जी, पिछले 7 सालों से मैं बस यही विनती कर रही थी कि विमल की शादी कर दो और मुझे छुट्टी दे दो। अब जाकर तो विमल की शादी हुई है और उसमें भी आप मुझे कुछ दिन फिर से रुकने के लिए कह रही हैं। अब मुझे नहीं करना इस घर के काम वाम, मुझे अब अपने पति के साथ जाना है। अरे बहू, मैं तुम्हें मना कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि 2-4 दिन अपनी देवरानी के साथ रुक जाओ यहाँ, उसे भी घर के काम काज समझा दो, उसके बाद तुम चली जाना। बहू, ज्यादा नहीं, कम से कम 2 दिन तो और रुक जाओ, 1-2 रस्म और रह गई है तो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम अपने सामने से अपने देवरानी के सारे रस्म करवा देना। बस कीजिए माँ जी, मैंने बहुत जिम्मेदारियाँ उठा ली और ये रस्म रिवाज ना आज के समय में इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं करता। शादी हो गई, सत्यनारायण की कथा हो गई, अब कुछ और करवाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कल इनकी छुट्टी नहीं है, कल से इन्हें ऑफिस ज्वाइन करना है। अगर मैं आज इनके साथ नहीं गई तो 4 महीने नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि फिर इन्हें 4 महीने तक छुट्टी नहीं मिल पाएगी। और एक बात बताओ राधिका, क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो घर के काम काज खुद समझकर नहीं कर सकती हो? अरे मैंने पिछले 7 साल अपने सास ससुर की देवर की खूब सेवा की है, अब बारी तुम्हारी है। बोलो, करोगी ना सास ससुर की सेवा? अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगी ना? जी दीदी, मैं कर लूंगी, मैं सारा काम कर लूंगी और माँ बाबू जी की देखभाल भी अच्छे से कर लूंगी। ठीक है, तो अब मुझे छुट्टी दे दो, अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, मौज मस्ती से रहना चाहती हूँ। सुन लिया ना माँ जी, जब राधिका को कोई समस्या नहीं है तो फिर आपको क्या समस्या हो रही है? ठीक है बहू, जाओ तुम। राधिका नई नवेली थी, उसे अपनी जेठानी का ऐसा व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह बहुत ही सीधी सादी थी, अपनी जेठानी की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती है। और इधर शादी के दूसरे दिन से ही राधिका के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और राधिका ने भी घर की सारी जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी तरह से निभाई और सास ससुर की सेवा भी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह करने लगी। मुझे एक बात समझ में ही नहीं आती कि जेठानी जी हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं। जेठानी जी तो अपनी मर्जी से ही भैया के साथ गई हैं, लेकिन वहाँ से भी फोन करती हैं तो माँ बाबू जी के साथ बहुत गुस्से से बात करती हैं। अरे 2 शब्द प्यार से नहीं बोल सकती वो। क्या हुआ राधिका, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? यही जी कि जेठानी जी हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं। वो माँ बाबू जी से भी बात करती हैं तो बहुत चिड़चिड़ कर बात करती हैं। भाभी की बात ही अलग है राधिका, वह हमेशा हम लोगों से नाराज ही रहती थी। उन्हें लगता था कि हमारी वजह से वह भैया के साथ नहीं जा पाती, इसलिए वह हमें हमेशा अपना गुस्सा दिखाते रहती थी। लेकिन अब तो सब ठीक है ना जी। फिर जेठानी जी, अरे जाने दो ना, बस मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे माँ बाबूजी की खूब मन लगाकर सेवा करना, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने देना। उन्हें यदि किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत ही बताना, मैं तुरंत ही उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो आपके ही माँ बाबूजी नहीं बल्कि मेरे भी माँ बाबूजी हैं। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश शायद ही पूरी कर पाऊँ। कौन सी ख्वाहिश जी? मैं तुम्हें बार बार मायके जाने नहीं दे सकता, तुम साल में 2 बार ही मायके जाओगी। क्यों जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए राधिका, क्योंकि तुम बार बार मायके जाओगी तो मेरे माँ बाबूजी के देखरेख में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उन्हें समय समय पर खाना चाहिए, समय पर दवाई चाहिए। ठीक है जी, जैसा आप कहें। इस तरह राधिका अपने सास ससुर की सेवा बहुत मन लगाकर करती है और राधिका के सास ससुर भी राधिका को बिल्कुल अपनी बेटी समझने लगते हैं। धीरे धीरे 4 साल का समय बीत जाता है और इन 4 सालों में राधिका को एक बेटा भी हो जाता है। राधिका साल में बस एक ही बार मायके जाती, वह भी 1 या 2 दिन के लिए ही। लेकिन फिर भी राधिका खुश थी, क्योंकि राधिका के सास ससुर बहुत ही अच्छे थे, राधिका को बिल्कुल माँ बाप की तरह प्यार देते थे। अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? देख लो, जब से वो राधिका आई है तब से आपके माँ बाबू जी तो मुझे भूल ही गए हैं। पहले हर हफ्ते उन लोगों का फोन आ जाता था, लेकिन आजकल तो महीनों बीत जाते हैं लेकिन उन लोगों के फोन नहीं आते। ना ही अब वो लोग हर हफ्ते फोन लगाकर चिंकी से बात करते हैं। अरे नेहा, तुम्हारी दिक्कत मैं आज तक नहीं समझ पाया। पहले हर हफ्ते माँ बाबूजी का फोन आता था तो तुम गुस्सा करती थी, कहती थी कि हर हफ्ते का अलार्म बज गया और चिंकी को भी ज्यादा बात नहीं करने देती थी। और जब माँ बाबूजी ने फोन करना बंद कर दिया तो तुम्हें उससे भी दिक्कत हो रही है। असल में अब माँ बाबूजी को अकेला महसूस नहीं होता होगा, क्योंकि अब विमल का बेटा है ना यश, वह उनके साथ समय बिताते होंगे। यही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी एक बेटी है और देवर जी का एक बेटा है, और ऊपर से देवर देवरानी माँ बाबूजी के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। अरे अब इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें ही तो माँ बाबूजी के पास नहीं रहना था, मेरे पास आना था। अब तुम यहाँ आ गई, अब वहाँ विमल और राधिका माँ बाबूजी की सेवा कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें?
सिर्फ ये मेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए प्रॉब्लम है। अगर माँ बाबूजी ने सारी प्रॉपर्टी विमल के बेटे के नाम कर दी तो हमें क्या मिलेगा? वैसे भी तो हमारी एक बेटी है। हे भगवान, तुम्हारी बुद्धि का मैं क्या करूं? तुम कितना सोचती हो, कहाँ की बातें सोचती हो। सोचना पड़ता है जी, सोचना पड़ता है। देखिए मैं तो कहती हूँ कि हमें भी माँ बाबूजी की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, वरना कल को विमल खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि माँ बाबूजी की सेवा तो उसने और उसकी पत्नी ने की है, तो सारी प्रॉपर्टी उन्हें ही मिलेगी। और यदि कोई पंचायत भी बिठा लेंगे ना तो पंचायत भी यही कहेगी कि जिसने सेवा किया है उसे ही मेवा मिले। हे भगवान, तुम ये बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? यही कि विमल माँ जी को रख ले और हम बाबूजी को रख लेते हैं, ताकि कल को लोग यही कहेंगे कि दोनों बेटे बहू ने मिलकर माँ बाप की सेवा की है और फिर हमें संपत्ति भी बराबर मिलेगी। कैसी बात कर रही हो नेहा? अब इस उम्र में माँ बाबूजी को अलग करेंगे क्या हम? अरे दोनों को ही एक साथ रख लेते हैं अगर रखना ही है तो। नहीं, मैं दो लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं कुछ नहीं जानती, आप विमल से बात करो और कहो उनसे कि हम बाबूजी को रखना चाहते हैं। इस तरह नेहा अपने पति के ऊपर बहुत दबाव बनाती है और फिर नितिन भी बहुत परेशान हो जाता है अपनी पत्नी की ऐसी बातों से, और फिर मजबूरीवश वह यह बात विमल से करता है। विमल भी अपने भाई की यह बात सुनकर बहुत चौंक जाता है, लेकिन जब नवीन ने अपनी मजबूरियां बताई तो विमल भी अपने भाई की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन भैया राधिका इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। वह माँ बाबूजी की सेवा बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह कर रही है, वह दोनों को कभी अलग नहीं होने देगी। लेकिन मैं क्या करूँ विमल, तेरी भाभी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ तो वह मुझे छोड़कर मायके जाने की धमकी दे रही है, और फिर सोचो अगर तुम्हारी भाभी मायके चलेगी तो चिंकी का क्या होगा? भैया यह सब राधिका के घर रहते तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो किसी भी बहाने से बहू को मायके भेजो और यह बात माँ बाबूजी से करो। इस तरह विमल भी अपने भाई की बात सुनकर बहुत मजबूर हो जाता है और एक दिन अपनी पत्नी से मायके जाने के लिए कहता है। सच में जी हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो राधिका जैसी बहू मिली है। अरे कितनी सेवा करती है हमारी, यकीन ही नहीं होता कि कोई बहू अपने सास ससुर की इतनी सेवा कर सकता है। बेचारी हम लोगों के पीछे साल साल भर अपने मायके नहीं जाती। हाँ माँ जी, लेकिन देखिए ना इन्हें क्या हो गया है। यह कहते हैं कि मैं 8-10 दिनों के लिए मायके चली जाऊँ। अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो यहाँ आप लोगों की देखभाल कौन करेगा? पहले जब मैं मायके जाने के लिए कितना जिद करती थी तो ये जाने नहीं देते थे। अब मेरा मन यही लग गया है, मैं जाना नहीं चाहती तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। अरे बहू, हम लोगों की तबीयत अभी अच्छी ही है, जाओ ना तुम कुछ दिन अपने मायके रहकर आ जाओ। राधिका अपने मायके नहीं जाना चाह रही थी अपने सास ससुर को छोड़कर, लेकिन विमल बहुत जिद करता है तो राधिका अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। राधिका के मायके जाने के दूसरे दिन बाद विमल अपने माता पिता से यह बात करता है। विमल, ये नवीन को क्या हो गया है बेटा? इस उम्र में वह अपने माँ बाबूजी को अलग अलग करना चाहता है। माँ भैया भी बहुत मजबूर हैं, क्योंकि भाभी जिद कर बैठी है कि वह बाबूजी को अपने साथ रखेगी और उनकी सेवा करेगी और राधिका आपकी सेवा करेगी। लेकिन बहू के दिमाग में अचानक यह ख्याल आया तो आया कैसे? वह तो हम लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, फिर उस ससुर की सेवा करने का चस्का ऐसे कैसे लग गया उसे, जो वह इस उम्र में अपने सास ससुर को दूर करना चाह रही है? पता नहीं माँ, लेकिन आप भाभी के जिद्दी स्वभाव को तो जानती ही है ना। अगर भैया भाभी की बात नहीं मानेंगे तो भाभी चिंकी को छोड़कर मायके चली जाएंगी, और फिर भाभी के मायके वालों का हाल तो आपको पता ही है ना। तिल का ताड़ करने में वह लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, तो तुम इसीलिए बहू को मायके जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि तुम जानते थे कि राधिका अपने होते हुए अपने सास ससुर को एक दूसरे से दूर नहीं होने देगी। हाँ माँ, क्योंकि राधिका आप लोगों से बहुत प्यार करती है, वह आप लोगों को दूर होता बिल्कुल नहीं देख सकती। विमल के माता पिता अपनी बड़ी बहू की बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वह अपनी बहू के जिद्दी स्वभाव को जानते थे। ना चाहते हुए भी विमल के पिता अपने बड़े बेटे बहू के पास चले जाते हैं और इधर देवकी जी अकेले रह जाती है। जिंदगी के 70 साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद कोई इस उम्र में जब दो लोगों को अलग कर दे तो उनकी स्थिति क्या होगी? विमल के पिता अपने बड़े बेटे बहू के पास चले जाते हैं तो नेहा का व्यवहार तो शुरू में सब ठीक ही था, लेकिन बाद में वह अपने असली रूप में आ गई और अपने ससुर के साथ फिर से वही अत्याचार करने लगी। कभी रात का खाना दे देती तो कभी दिन का खाना देती, तो कभी उनके कपड़े ही नहीं धोती या फिर कभी उनको समय से दवाई नहीं देती। इस चक्कर में उनकी तबीयत खराब रहने लगी और इधर देवकी जी भी अपने पति के वियोग में बहुत दुखी रहने लगी और इसी वजह से उनकी भी तबीयत खराब होने लगी। विमल ने अपनी पत्नी को 8 दिन कहकर मायके भेजा था, लेकिन धीरे धीरे राधिका को 1 महीने हो जाते हैं, लेकिन विमल भी राधिका को वापस घर आने के लिए नहीं कहता। तो राधिका को विमल का ऐसा व्यवहार बहुत अजीब लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति पहले मुझे 2 दिन के लिए मायके नहीं छोड़ता था, वो आज अचानक महीने भर से मुझे यहाँ कैसे छोड़ दिए हैं। मुझे तो जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। मैं बिना कुछ बताए खुद ही अपने ससुराल पहुँच जाती हूँ।
इधर जब राधिका बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने ससुराल चली जाती है तो वह जाकर देखती है कि उसकी सास की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और ससुर जी भी घर पर नहीं है। माँ जी, ये क्या हो गया आपको? ये क्या हालत हो गई है आपकी? और बाबूजी कहाँ हैं? कहिए ना माँ जी, क्या हो गया आपको? बस बहू, अब तो यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ऊपर वाला उठा ले मुझे। क्या? ये कैसी बात कर रही हैं आप? और बाबूजी कहाँ हैं माँ जी? देवकी जी राधिका को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद राधिका बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या? जेठानी जी ने ऐसा किया? अरे ऐसा कैसे कर सकती है वो? इस उम्र में पति पत्नी को एक दूसरे से दूर कैसे कर सकती है वो? नहीं पता बेटा, न जाने कौन से कर्म की सजा दी है उसने हमें, जो इस उम्र में एक दूसरे से दूर कर दिया है। तेरे बाबूजी के बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। सोचा था कि आखिरी उम्र में जब हमेशा के लिए आंखें बंद होगी तो मैं अपने सुहाग को देखकर आंखें बंद करूंगी, लेकिन बड़ी बहू ने यह सौभाग्य भी मुझसे छीन लिया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने जेठानी जी की कभी कोई बात नहीं टाली, उन्हें पलटकर मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन जेठानी जी की ऐसी हरकत मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी। और विमल जी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे माफ करना राधिका, लेकिन मैं बहुत मजबूर था, क्योंकि भैया की गृहस्थी का सवाल था, इसलिए मैंने तुमसे यह सब छुपाया। विमल जी, अब तक शांत और सीधी दिखने वाली राधिका का गुस्सा आपने देखा नहीं है। अगर मेरी माँ जी को या बाबूजी को कुछ हो गया ना, तो मैं आप सब लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। सबसे पहले तो हम माँ जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, उसके बाद हम बाबूजी को लेने चलते हैं। लेकिन भाभी की शर्त? आप जेठानी जी की शर्त के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने माँ बाबूजी के प्राण के बारे में सोचिए। अगर आप लोगों की गलती की वजह से दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है ना, तो ईश्वर आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। इस तरह राधिका अपनी सास को अस्पताल में एडमिट करवाती है। उसके बाद विमल से कहकर अपने जेठानी के घर की टिकट कटवाती है और वह सीधे अपने जेठानी के घर पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि उसके बाबूजी की भी बहुत तबीयत खराब है। और अपने बाबूजी की ऐसी हालत देखकर सीधी सादी दिखने वाली राधिका अपनी जेठानी के ऊपर गुस्से से टूट पड़ती है। बाबूजी, ये क्या हालत हो गई है आपकी? तुम कहना क्या चाहती हो राधिका? क्या मैंने बाबूजी की अच्छे से देखभाल नहीं की है? वह तो मुझे दिख ही रहा है दीदी कि आपने इस उम्र में माँ बाबूजी को दूर कर कर उन्हें कितना बड़ा दुख दिया है। बेकार की बातें मत करो, तुम माँ बाबूजी को अपने पास रहकर उनकी सेवा करके बाद में उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, इसीलिए यह सब सॉन्ग रच रही हो। छी, कितनी घटिया सोच है दीदी आपकी। इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी का लालच है, इसीलिए आपने बाबूजी को यहाँ बुला लिया। हाँ क्यों नहीं, अगर माँ बाबूजी की सेवा दोनों बेटे बराबर करेंगे तो संपत्ति भी दोनों को बराबर ही मिलेगा। छी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई संपत्ति जो माता पिता को दुख देकर प्राप्त किया जाए। अगर आपको संपत्ति का इतना ही लालच था दीदी, तो मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी सारी संपत्ति आपके नाम करवा देती। लेकिन आपने मेरे माँ बाबूजी को इतनी तकलीफ देकर ठीक नहीं किया है। अगर मेरे माँ या बाबूजी को कुछ हो गया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मतलब, तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, इसे तुम धमकी ही समझो। तुमने मेरे माँ बाबूजी की हालत बद से बदतर कर दी है। लगता है तुमने कई दिनों से बाबूजी को खाना तक नहीं दिया है। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, खाना तो मैं रोज इनके सामने रखती हूँ, लेकिन ये खाते ही नहीं, तो मेरा क्या दोष है? वो नहीं खाते? क्या तुमने उन्हें खिलाने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने उनके मान के भाव को पढ़ा नहीं? तुमने देखा नहीं कि वो कितने दुखी हैं? वह इस उम्र में अपनी पत्नी से दूर होकर। अच्छा, बुढ़ापे में पत्नी से दूर होने पर इतना दुख, और मुझे जवानी में अपने पति से दूर रखा गया, तब क्या मेरे अंदर कुछ नहीं बीती होगी? अच्छा, तो तुम इस बात की सजा देना चाहती हो माँ बाबूजी को? तुम जो भी समझो। अब तो बाबूजी एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं बाबूजी को लेकर आज अभी और इसी वक्त जा रही हूँ, और आज के बाद बाबूजी यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि माँ और बाबूजी हमेशा एक साथ रहेंगे। भैया, आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने अपने सगे माँ बाप को इस उम्र में एक दूसरे से दूर कर दिया। ऐसी भी क्या मजबूरी है भैया, जो सिर्फ अपनी पत्नी की जिद पूरी करने के लिए आपने इस उम्र में अपने माँ बाप को एक दूसरे से दूर कर दिया? बकवास मत करो राधिका, और तुम बाबूजी को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। बाबूजी यहीं रहेंगे। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? ये क्या किया आपने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, तुम्हारी जिद की वजह से मैं इतना मजबूर हो गया कि मैंने बिना सोचे समझे अपने माँ बाबूजी को एक दूसरे से दूर कर दिया, और जिसके चलते आज मेरी माँ भी बीमार है और मेरे बाबूजी भी। अब तुम हमेशा के लिए मायके जाओ, चाहे इस दुनिया से चली जाओ, लेकिन अब अपने माँ बाबूजी को मैं एक दूसरे से दूर नहीं रहने दूंगा। मुझे माफ करना राधिका, मैं एक बेटा होकर भी अपने माँ बाप की भावनाओं को कभी नहीं पढ़ पाया, और तुम एक बहू होते हुए भी अपने सास ससुर को माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। चलो, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ, बाबूजी को लेकर हम माँ के पास चलते हैं और उसी अस्पताल में माँ बाबूजी का इलाज करवाएंगे। नवीन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो अपने बाबूजी को लेकर उसी अस्पताल में जाता है जहाँ पहले से उसकी माँ का इलाज चल रहा था, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि कई दिनों तक कुछ नहीं खाने की वजह से दोनों में बहुत कमजोरी आ गई है।
3 दिनों तक राधिका के सास ससुर अस्पताल में रहते हैं और राधिका भी अस्पताल में रहकर सास ससुर की खूब सेवा करती है। और 3 दिनों के बाद जब डिस्चार्ज होता है तो वह उन्हें बहुत सम्मान से और बहुत प्यार से वापस घर ले आती है। नवीन, नेहा, राधिका, विमल सब लोग एक साथ खड़े थे, लेकिन देवकी जी के दोनों बेटों की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। पता ही नहीं चला राधिका, इन 5 सालों में तुम बहू से बेटी कैसे बन गई। मैंने तो हमेशा से आप लोगों को अपने माँ बाबू जी ही समझा है और मैं हमेशा आप लोगों के ही साथ रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी। अब मैं आप लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं माँ बाबू जी, मुझे भी आप लोगों की सेवा का एक मौका दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। नहीं बहू, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि तुम्हें हमसे हमेशा शिकायत रहती थी ना कि हम तुम्हें नवीन के पास नहीं जाने दे रहे हैं, तो तुम खुशी खुशी नवीन के पास जाकर रहो। हम तो हमेशा विमल और राधिका के साथ ही रहेंगे। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो तुम चिंता मत करो, तुम सेवा नहीं भी करोगी तो हम अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं करते, दोनों को बराबर की ही संपत्ति देंगे। सास ससुर की बात सुनकर नेहा बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इधर राधिका अपने सास ससुर के साथ खूब मजे से रहने लगती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।